हेलो गाइस, मेरा नाम है सौरभ और आप सुन रहे हैं डेथ स्टोरी। यह कहानी राजेंद्र की है। राजेंद्र एक ट्रक ड्राइवर है जिसकी जिंदगी एक रात में हमेशा के लिए बदल गई। यह कहानी राजेंद्र के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं तो अपने कमरे की लाइट्स बंद कीजिए, हेडफोन्स लगाइए और चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम राजेंद्र है। पिछले 25 साल से मैं ट्रक चला रहा हूँ, मगर जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे साथ 2018 की सर्दियों में घटी थी। उस रात के बाद मैंने भूत प्रेतों पर यकीन करना शुरू कर दिया। उस रात ने मुझे सिखाया कि कुछ चीजें हमारी समझ से परे होती हैं। ये बात राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके की है। जैसलमेर से बीकानेर जाने वाली सड़क जो रात में इतनी सुनसान हो जाती है कि मीलों तक आपको कोई इंसान, कोई गाड़ी, यहाँ तक कि कोई जानवर भी नहीं दिखता। सिर्फ रेत के टीलों के बीच सड़क की पतली सी रेखा और उसका सन्नाटा। मैं और मेरा क्लीनर रमेश उस रात एक ट्रक में सीमेंट की बोरियां लेकर बीकानेर की ओर जा रहे थे। हमें सुबह तक माल डिलीवर करना था। रमेश मेरे साथ पिछले 2 साल से काम कर रहा था। वो थोड़ा डरपोक था मगर अच्छा इंसान था। रात के करीब 11 बजे थे। बाहर घना कोहरा छा गया था। हेडलाइट की रोशनी कोहरे में बस कुछ फीट तक ही जा रही थी। सड़क के दोनों तरफ रेत के टीले थे और कोहरा इतना घना था कि ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी अनजान दुनिया में चले आए हों। रमेश ने रेडियो की आवाज धीमी की और बोला, उस्ताद, ये कोहरा तो और घना होता जा रहा है, धीरे चलाओ, कहीं गड्ढा ना आ जाए। मैंने हंसते हुए कहा, अरे रमेश, तू डरता क्यों है? मैंने इस सड़क पर सैकड़ों बार ट्रक चलाया है, कुछ नहीं होगा। मगर सच कहूँ, मेरे मन में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। हम आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक ट्रक का इंजन खटखटाने लगा। मैंने गियर बदला, गैस पेडल दबाया, मगर इंजन की आवाज और तेज हो गई। फिर एक जोरदार झटके के साथ ट्रक रुक गया। मैंने चाबी घुमाई मगर इंजन ने जवाब दे दिया। रमेश ने घबराते हुए कहा, उस्ताद, ये क्या हुआ? ट्रक तो सुबह ही चेक किया था। मैंने कहा, शांत रह रमेश, शायद इंजन गर्म हो गया है, चल बाहर देखते हैं। हम दोनों ट्रक से उतरे। कोहरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी बस कुछ कदम आगे तक जा रही थी। मैंने बोनट खोला और इंजन चेक करने लगा। सब कुछ ठीक लग रहा था मगर इंजन फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा था। रमेश ने सुझाव दिया, उस्ताद, रात हो रही है, यहाँ रुकना ठीक नहीं, कोई गाड़ी दिखे तो लिफ्ट मांग लेते हैं। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, थोड़ा इंतजार कर, इंजन ठंडा होने पर शायद स्टार्ट हो जाए। हम दोनों ट्रक के पास खड़े थे, कोहरे में सड़क को ताकते हुए। तभी मुझे सड़क के दूसरी तरफ कुछ हलचल सी दिखी। एक आकृति थी जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। मैंने टॉर्च की रोशनी उस तरफ डाली मगर कोहरा इतना घना था कि कुछ साफ नहीं दिखा। सिर्फ एक धुंधली सी छाया थी जो चल रही थी। रमेश, तूने वो देखा? मैंने धीमी आवाज में पूछा। रमेश ने मेरी तरफ देखा और बोला, क्या? उस्ताद, वहां तो कुछ नहीं है। मैंने फिर से टॉर्च घुमाई मगर वो आकृति गायब हो चुकी थी। मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा, कोहरा आंखों को धोखा दे सकता है। मगर तभी हमें एक औरत की हल्की सी हंसी सुनाई दी। वो हंसी ऐसी थी जैसे कोई बहुत दूर से हंस रहा हो। ठंडी हवा में वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई हमारे दिल को चीर रही हो। रमेश का चेहरा पीला पड़ गया। उस्ताद, ये क्या था? यहाँ तो कोई गांव नहीं है, फिर ये आवाज कहाँ से आई? मैंने उसे चुप कराया और कहा, शांत रह रमेश, शायद कोई मुसाफिर होगा। मगर मेरे दिल में डर की एक लहर दौड़ गई थी। मैंने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई मगर कोहरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। हम दोनों ट्रक के पास वापस आए। मैंने फिर से इंजन चेक करने की कोशिश की। रमेश बाहर खड़ा था और मैं बोनट के नीचे झुका हुआ था। तभी ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप चालू हो गईं। मैं चौंक गया। रमेश, तूने हेडलाइट्स ऑन की? मैंने पूछा। रमेश ने डरते हुए कहा, नहीं उस्ताद, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। मैंने ट्रक के अंदर झांका। चाबी डैशबोर्ड पर थी और कोई भी ट्रक में नहीं था। फिर हेडलाइट्स अपने आप कैसे चालू हुई? मेरे हाथ ठंडे पड़ने लगे। तभी कोहरे में फिर से वही आकृति दिखी, इस बार थोड़ा और करीब। मैंने टॉर्च की रोशनी उसकी तरफ डाली। एक पल के लिए मुझे एक औरत का चेहरा दिखा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, जैसे उनमें कोई पुतलियां ही ना हो। उसका चेहरा पीला था और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मेरी सांसें थम गईं। मैंने रमेश की तरफ देखा जो डर के मारे कांप रहा था और फिर वो आकृति कोहरे में गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। मैंने रमेश को पकड़ा और कहा, ट्रक में चल, जल्दी। हम दोनों ट्रक में चढ़े और दरवाजे लॉक कर दिए। मेरी धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे लग रहा था कि मेरा दिल सीने से बाहर निकल आएगा। रमेश ने कांपती आवाज में कहा, उस्ताद, ये कोई इंसान नहीं था। मैंने उसे डांटा, चुप कर रमेश, ये सब कोहरे का वहम है। मगर मेरे मन में भी सवाल उठ रहे थे। वो औरत कौन थी और वो हंसी कहाँ से आई थी? मैं और रमेश ट्रक के अंदर बैठे थे।
दरवाजे लॉक किए हुए। मेरे हाथ अब भी टॉर्च पकड़े कांप रहे थे। कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट की रोशनी भी बस कुछ फीट तक ही जा रही थी। रमेश का चेहरा पीला पड़ चुका था और वो बार बार मेरी तरफ देखकर कह रहा था, उस्ताद, वो कोई इंसान नहीं थी। मैंने उसकी आंखें देखी, वो इंसान ही नहीं थी। मैंने उसे चुप कराने की कोशिश की। रमेश, शांत रह, कोहरा है, रात है, हमारा दिमाग हमें धोखा दे रहा है। मगर मेरी अपनी आवाज में वो ताकत नहीं थी जो रमेश को यकीन दिला सके। सच कहूं, मैं खुद डर रहा था। वो औरत, उसकी सफेद आंखें और वो हंसी, वो सब मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था। मैंने टॉर्च की रोशनी बाहर घुमाई, मगर कोहरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। मैंने फिर से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, चाबी घुमाई, मगर इंजन ने वही खटखट की आवाज की और फिर चुप हो गया। रमेश ने कांपती आवाज में कहा, उस्ताद, ये ट्रक अब स्टार्ट नहीं होगा। वो औरत हमें यहाँ से जाने नहीं देगी। मेरे गांव में ऐसी कहानियां सुनी थीं। रात में सड़कों पर भटकने वाली आत्माएं वो अकेले मुसाफिरों को फंसाती हैं। मैंने उसे डांटा, रमेश, बकवास बंद कर, ये सब वहम है। मगर मेरे दिल में भी डर की एक ठंडी लहर दौड़ रही थी। मैंने ट्रक की हेडलाइट्स ऑन रखी और बाहर देखने की कोशिश की। कोहरा और घना हो गया था, जैसे कोई हमें उसमें कैद करना चाहता हो। तभी ट्रक का शीशा अचानक धुंधला हो गया। मैं और रमेश एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मेरी सांसें तेज हो गईं और फिर शीशे पर धीरे धीरे कुछ लिखा जाने लगा। अक्षर धुंध में उभर रहे थे, जैसे कोई अदृश्य उंगली शीशे पर लिख रही हो। वहां लिखा था, मुझे देखो। रमेश चीख पड़ा, उस्ताद, ये क्या है? मैं सन्न रह गया। मेरी आवाज अटक गई थी। रमेश, चुप रह, कुछ नहीं है ये। मगर मेरी नजरें उस शीशे पर टिकी थीं। मेरे मन में सवाल उठ रहे थे, ये कौन कर रहा था? वो औरत या कोई और? मैंने टॉर्च उठाई और बाहर झांका। कोहरा अभी भी घना था, मगर वो औरत अब वहां नहीं थी। मैंने रमेश से कहा, देख, कुछ नहीं है, शायद हमारा वहम था। मगर मेरे शब्दों में यकीन की कमी थी। तभी हमें ट्रक के पीछे से एक जोरदार धक्का लगा। ऐसा लगा जैसे कोई ट्रक को पीछे से धकेल रहा हो। मैंने हेडलाइट की रोशनी में पीछे देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। फिर भी ट्रक हिल रहा था। रमेश ने मेरे कंधे को पकड़ा और डरते हुए बोला, उस्ताद, वो औरत वो ट्रक के नीचे है। मैंने नीचे झांका। हेडलाइट की रोशनी में मुझे कुछ दिखा। वो औरत ट्रक के नीचे लेटी थी। उसका चेहरा ऊपर की तरफ था। उसकी सफेद आंखें मुझे घूर रही थीं और उसके होठों पर वही अजीब सी मुस्कान थी। मेरी चीख निकल गई। मैंने ट्रक का हॉर्न जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। हॉर्न की आवाज के साथ ही वो औरत गायब हो गई और ट्रक हिलना बंद हो गया। मैं और रमेश सांसें थामे बैठे थे। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। रमेश ने कांपते हुए कहा, उस्ताद, हमें यहाँ से भागना होगा, ये जगह शापित है। मैंने कहा, रमेश, ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा, हम पैदल कैसे जाएंगे? कोहरा इतना घना है कि कुछ दिख नहीं रहा। तभी कोहरे में दूर से एक गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी दिखाई दी। मेरे मन में एक उम्मीद जगी। मैंने रमेश से कहा, देख, कोई गाड़ी आ रही है, शायद वो हमारी मदद कर सके। हम दोनों ट्रक से उतरे और सड़क पर खड़े होकर उस गाड़ी का इंतजार करने लगे। जैसे ही वो गाड़ी करीब आई, हमने देखा कि ये एक पुरानी जीप थी। उसमें से दो लोग उतरे, एक अधेड़ उम्र का ड्राइवर और उसका साथी। ड्राइवर ने हमें देखकर पूछा, क्या हुआ भाई, रात में यहाँ क्यों रुके हो? ये जगह रात में ठीक नहीं। उसकी आवाज में एक अजीब सा डर था। मैंने उसे बताया कि हमारा ट्रक खराब हो गया है। फिर हिम्मत करके उस औरत की बात बताई। मैंने कहा, भाई, हमने अभी अभी एक औरत देखी, उसकी आंखें वो पूरी तरह सफेद थीं। ड्राइवर और उसका साथी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ड्राइवर ने धीमी आवाज में कहा, तुमने उस औरत को देखा? भाई, ये सड़क शापित है। उसका चेहरा गंभीर हो गया। कई साल पहले इस सड़क पर एक औरत की हत्या हुई थी। तब से उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। वो हर उस मुसाफिर को परेशान करती है जो रात में इस सड़क पर अकेला हो। उसके साथी, जो अब तक चुप था, बोला, वो सिर्फ परेशान नहीं करती, वो बदला लेती है। वो चाहती है कि हर कोई उसका दर्द महसूस करे। ड्राइवर और उसका साथी एक दूसरे की तरफ देखने लगे और ड्राइवर ने धीरे से कहा, भाई, तुमने उस औरत को देखा? ये सड़क शापित है। जीप वाले ड्राइवर का नाम था भंवरलाल और उसका साथी था किशन। भंवरलाल ने हमें अपनी जीप में बैठने को कहा। यहाँ रुकना ठीक नहीं, हमारे साथ चलो, पास में एक ढाबा है, वहाँ रुककर कुछ खा पी लो और सुबह अपने ट्रक को ठीक करवाना। मैं और रमेश उनके साथ जीप में बैठ गए। जीप चलने लगी, मगर कोहरा इतना घना था कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। भंवरलाल ने कहा, इस सड़क पर रात में कोई नहीं रुकता, जो रुकता है वो उस औरत का शिकार बन जाता है। रमेश ने कांपते हुए पूछा, भाई साहब, उस औरत के बारे में और बताओ, वो क्या चाहती है? भंवरलाल ने गहरी सांस ली और बोला, कहते हैं उस औरत को लुटेरों ने मारा था। उसकी लाश को सड़क के किनारे फेंक दिया गया था। तब से उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। वो हर उस इंसान को ढूंढती है जो रात में इस सड़क पर
अकेला हो। किशन, जो अब तक चुप था, बोला, वो सिर्फ परेशान नहीं करती, वो बदला लेती है। वो चाहती है कि हर कोई उसका दर्द महसूस करे। उसकी आवाज में एक अजीब सा डर था, जैसे वो कोई ऐसी बात जानता हो जो हमें नहीं पता था। मैंने भंवरलाल से कहा, भाई ये ढाबा कितनी दूर है? हमें तो अभी तक कुछ दिखाई नहीं दिया। भंवरलाल ने हंसते हुए कहा, बस थोड़ा और, कोहरा है ना, इसलिए देर लग रही है। मगर मुझे उसकी हंसी में कुछ गलत सा लगा। जीप चल रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हम एक ही जगह पर चक्कर काट रहे हों। सड़क के दोनों तरफ वही रेत के टीले, वही अंधेरा और वही सन्नाटा। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। तभी जीप की हेडलाइट्स में हमें फिर से वही औरत दिखी। वो सड़क के बीच में खड़ी थी, अपनी सफेद साड़ी में, बाल हवा में लहराते हुए। हालांकि हवा का नामो निशान नहीं था। उसकी सफेद आंखें हमें घूर रही थीं। रमेश चीख पड़ा, उस्ताद वो फिर से आ गई। मैंने भंवरलाल से कहा, जल्दी गाड़ी पीछे लो। मगर भंवरलाल ने जीप नहीं रोकी। वो बस उस औरत को घूर रहा था, जैसे उसे कोई हैरानी नहीं थी। मैंने किशन की तरफ देखा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वो बड़बड़ा रहा था, वो हमें नहीं छोड़ेगी, वो हमें नहीं छोड़ेगी। मैंने भंवरलाल का कंधा हिलाया और चीखा, भाई गाड़ी स्टार्ट करो। उसने धीरे से मेरी तरफ देखा और मेरी सांसें थम गईं। उसकी आंखें, वो भी पूरी तरह सफेद थीं, ठीक वैसे ही जैसे उस औरत की। मैं और रमेश चीख पड़े। मैंने जीप का दरवाजा खोला और रमेश को खींचकर बाहर निकाला। भाग रमेश, मैंने चिल्लाया। हम दोनों कोहरे में सड़क पर दौड़ने लगे। पीछे मुड़कर देखा तो भंवरलाल और किशन जीप में बैठे थे और उनकी सफेद आंखें हमें घूर रही थीं। वो औरत अब जीप के पास खड़ी थी और उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी। मैं और रमेश बिना रुके भाग रहे थे। कोहरा इतना घना था कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रमेश ने हांफते हुए कहा, उस्ताद ये सड़क तो कहीं नहीं जा रही, हम फंस गए हैं। मैंने उसे हिम्मत दी, रमेश रुक मत, बस भागते रहो। मगर सच कहूं, मेरे मन में भी डर का एक तूफान उठ रहा था। वो औरत, भंवरलाल और किशन, ये सब क्या था? क्या वो भी उसी आत्मा के शिकार थे या कुछ और? तभी हमें दूर से घंटियों की आवाज सुनाई दी। मेरे मन में एक उम्मीद जगी। रमेश सुन, वो मंदिर की घंटियां हैं। अगर हम वहां पहुंच गए तो शायद बच जाएं। हम दोनों पूरी ताकत से उस दिशा में भागे, मगर पीछे से उस औरत की हंसी फिर से सुनाई देने लगी। वो हंसी अब और करीब थी, जैसे वो हमारे ठीक पीछे हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत हवा में तैरती हुई हमारे पीछे आ रही थी। उसकी सफेद आंखें चमक रही थीं और उसकी मुस्कान अब और डरावनी हो गई थी। मेरी धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे लगा कि मेरा दिल अभी फट जाएगा। रमेश ने मेरी बांह पकड़ी और चीखा, उस्ताद वो हमारे पीछे है। हम भागते रहे, मगर सड़क अब धीरे धीरे गायब हो रही थी। हमारे पैरों तले रेत थी और कोहरा इतना घना था कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। घंटियों की आवाजें अब और करीब थी, मगर वो औरत भी उतनी ही करीब थी। उसकी सांसें मुझे अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। मैंने रमेश से कहा, बस थोड़ा और रमेश, मंदिर तक पहुंच जाएं। अचानक कोहरा थोड़ा हल्का हुआ और हमें एक छोटा सा मंदिर दिखा। मंदिर के बाहर एक बड़ा सा हनुमान जी का चबूतरा था, जिस पर एक लाल झंडा लहरा रहा था। हम दोनों दौड़कर मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचे और अंदर घुस गए। वहां एक पुजारी बैठा था जो मंत्र पढ़ रहा था। उसका चेहरा शांत था, जैसे उसे कोई डर ना हो। हम हांफते हुए उसके पास गिरे और चीखे, बाबा हमें बचा लो, बाहर एक चुड़ैल है, वो हमें मार डालेगी। पुजारी ने हमें शांत भाव से देखा और कहा, बेटा डर मत, ये हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ कोई आत्मा नहीं आ सकती। उसने हमें मंदिर के अंदर बैठने को कहा और बाहर चबूतरे पर हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। मैं और रमेश मंदिर के एक कोने में बैठे थे। हमारे दिल की धड़कनें अभी भी तेज थीं। बाहर पुजारी हनुमान चालीसा पढ़ रहा था और उसकी आवाज मंदिर की दीवारों में गूंज रही थी। मंदिर का माहौल शांत था, मगर मेरे मन में एक अजीब सा डर अभी भी बाकी था। वो औरत, उसकी सफेद आंखें और वो जीप वाले भंवरलाल और किशन, जिनकी आंखें भी वैसी ही थीं। ये सब क्या था? क्या वो लोग भी उस औरत के शिकार थे या कुछ और राज था? रमेश ने मेरी बांह पकड़ी और कांपती आवाज में कहा, उस्ताद वो भंवरलाल और किशन वो इंसान नहीं थे ना? उनकी आंखें वो ठीक वैसी थीं जैसी उस चुड़ैल की। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, रमेश शांत रह, हम यहाँ सुरक्षित हैं। पुजारी जी ने कहा ना, यहाँ वो औरत नहीं आ सकती। मगर मेरे शब्दों में वो यकीन नहीं था जो रमेश को तसल्ली दे सके। सच कहूँ, मैं खुद उस रात की हर घटना को समझने की कोशिश कर रहा था। पुजारी बाहर
से वापस आया। उसका चेहरा अभी भी शांत था, जैसे उसे इस सब का कोई डर ही ना हो। उसने हमें देखा और कहा, बेटा अब तुम लोग सुरक्षित हो, मगर उस औरत की कहानी सुनो। कई साल पहले इस सड़क पर एक औरत की हत्या हुई थी। वो अपने पति के साथ जा रही थी। कुछ लुटेरों ने उनके साथ लूटपाट की और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। उसकी लाश को रेत के टीलों में दफना दिया गया। उसका पति बच गया, मगर वो उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी अपने पति को ढूंढती है। वो हर उस मुसाफिर को अपना पति समझती है जो रात में इस सड़क पर रुकता है। मैंने पुजारी से पूछा, बाबा तो वो हमें क्यों परेशान कर रही थी? हमने तो कुछ नहीं किया। पुजारी ने गहरी सांस ली और बोला, बेटा उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वो हर उस इंसान में अपने पति की छवि देखती है और उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। रमेश ने डरते हुए कहा, बाबा तो क्या वो अब भी बाहर है? पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, डर मत बेटा, हनुमान जी की कृपा से वो यहाँ नहीं आ सकती। तुम लोग सुबह तक यहीं रुको। उसने हमें मंदिर के अंदर एक चटाई पर बैठने को कहा और खुद बाहर जाकर फिर से मंत्र पढ़ने लगा। मैं और रमेश चुपचाप बैठे थे, मगर मेरे दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। वो औरत, क्या वो सच में किसी को ढूंढ रही थी? और भंवर लाल और किशन का क्या? उनकी आंखें क्यों वैसी थीं? रात धीरे धीरे बीत रही थी। मंदिर की घंटियों की आवाज और पुजारी के मंत्रों ने हमें थोड़ा सुकून दिया, मगर तभी मुझे बाहर से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। वही हंसी जो हमने सड़क पर सुनी थी। मेरी नजर रमेश की तरफ गई और उसका चेहरा फिर से पीला पड़ गया। उस्ताद, वो फिर से आई। उसने धीरे से कहा। मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया और मंदिर के दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा बंद था। हंसी की आवाज अब और करीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत मंदिर के बाहर खड़ी हो। मैंने पुजारी को बुलाने की सोची, मगर तभी हंसी रुक गई। सन्नाटा फिर से छा गया। मैंने राहत की सांस ली और रमेश से कहा, शायद ये हमारा वहम था। सुबह होने तक हम मंदिर में ही रुके। जैसे ही सूरज की पहली किरणें कोहरे को चीरती हुई मंदिर के अंदर आ, हमें थोड़ा हल्का महसूस हुआ। पुजारी ने हमें बाहर आने को कहा। जब हम बाहर निकले, सूरज की रोशनी में रेत के टीले चमक रहे थे और हमारा ट्रक मंदिर के पास ही खड़ा था। मैं और रमेश ट्रक की तरफ गए। मैंने चाबी घुमाई और हैरानी की बात, इंजन तुरंत स्टार्ट हो गया। मैंने रमेश की तरफ देखा और कहा, चल अब यहाँ से निकलते हैं। मगर जैसे ही हम ट्रक में बैठे, रमेश ने डैशबोर्ड पर कुछ देखा। वहाँ एक पुरानी फीकी पड़ी तस्वीर थी। उसमें एक औरत थी, वही औरत जिसे हमने रात में देखा था। उसकी सफेद साड़ी, उसके लंबे बाल और वो डरावनी मुस्कान। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था। रमेश ने कांपते हाथों से तस्वीर उठाई और पढ़ा, मुझे मत भूलना राजेंद्र। मेरा दिल धक से रह गया। मेरा नाम वो तस्वीर में कैसे? मेरी सांसें थम गईं। रमेश ने डरते हुए पूछा, उस्ताद ये आपका नाम कैसे? मैंने उसकी तरफ देखा, मगर मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरे दिमाग में एक पुराना दर्द उभर आया जिसे मैंने सालों पहले दफना दिया था। मैंने रमेश को कुछ नहीं बताया। हम दोनों चुपचाप ट्रक में बैठे और बीकानेर की तरफ बढ़ गए। रास्ते में रमेश ने फिर पूछा, उस्ताद वो तस्वीर में आपका नाम कैसे? मैंने गहरी सांस ली और कहा, रमेश कुछ बातें समझने की नहीं, भूल जाने की होती हैं। मगर मेरे मन में एक सच था जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया। कई साल पहले मेरी शादी होने वाली थी। मेरी मंगेतर का नाम था शालिनी। वो खूबसूरत थी, हंसमुख थी और उसकी मुस्कान मेरी दुनिया थी। मगर शादी से पहले उसका एक एक्सीडेंट हो गया। वो मुझसे हमेशा के लिए छिन गई। मैंने उस दर्द को अपने दिल में दबा लिया और ट्रक ड्राइविंग में खुद को झोंक दिया। मगर उस तस्वीर में वो औरत शालिनी थी। उसकी साड़ी, उसके बाल, वो चेहरा, सब कुछ वही था। सिर्फ उसकी आंखें, वो अब सफेद थीं। क्या वो सच में शालिनी थी या कोई और आत्मा जो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी? क्या वो मुझे ढूंढ रही थी या मुझे मेरे अतीत का दर्द याद दिलाना चाहती थी? ये सवाल मेरे मन में आज भी गूंजते हैं। उस रात के बाद मैंने उस सड़क पर कभी कदम नहीं रखा। मैंने ट्रक ड्राइविंग छोड़ दी और अब एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता हूँ। मगर जब भी रात में सन्नाटा होता है, मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। शायद वो शालिनी है जो मुझे कभी नहीं भूली। दोस्तों, ये थी राजेंद्र की कहानी। क्या आपको लगता है कि वो औरत सच में शालिनी थी या कोई और आत्मा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी के साथ। नमस्ते।